मित्रों नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम की कड़ी का जो मुख्य टॉपिक है वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि कल रात को मनमोहन सिंह की मृत्यु हो गई और आप न्यूज चैनलों पर लगातार उनसे जुड़ी हुई घटनाएं और खबरों को मैनिपुलेटेड अंदाज में सुन रहे हैं। शायद यह मैनिपुलेशन इसलिए किया जा रहा है कि किसी न किसी रूप में उनकी छवि को मोदी की छवि से नीचे दिखाया जा सके। किंतु क्या यह संभव है? मैं कई व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूं और वहां पर मोदी समर्थक जो भक्त हैं कल शाम से ही अफवाहें फैलाना चालू कर दिए थे कि मनमोहन सिंह को 3 अवार्ड मिले, मोदी जी को 15 अवार्ड मिले। खैर, क्या भक्त उनके बता सकते हैं कि मोदी जी को ये 15 जो अवार्ड मिले हैं उनके किस योगदान के लिए मिले हैं? शायद नहीं। और कैपिटलिस्ट मीडिया भी जो भ्रामक मैनिपुलेटेड तरीके से या तो उनको कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है या उनकी छवि बता ही नहीं रही है, डैमेज ना होने पाए मोदी की छवि इसके भय से। तो ऐसी स्थिति में तो क्या एक सूरज को या एक आसमान की छवि को इसलिए खराब किया जा सकता है कि धरती की छवि उसके नीचे ना साबित हो? शायद ऐसा नहीं है। तो चलिए, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के संदर्भ में जो बातें आपके बीच में रखना जा रहा हूं उससे उनके कद का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा किसी शायर की कि जमाना कर ना सका उसके कद का अंदाजा, जमाना कर ना सका उसके कद का अंदाजा, आसमां था मगर सिर झुका के चलता था। जी हां, हम उसी आसमान डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र कर रहे हैं। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूं तो मेरे मन में यह शायरी उभरी क्यों, तो इसका मूल कारण है हाल ही में यानी कि कल जब उनकी मौत हो गई तो बीजेपी के एक नेता अरुण असीम के द्वारा उनके पक्ष में या भावभीनी श्रद्धांजलि देते वक्त कुछ ऐसी ही बयानबाजियां आई थी। तो क्या लिखा है अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि में अरुण असीम जी ने? अरुण असीम खुद एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं और वर्तमान में बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। उन्होंने कहा था, श्रद्धांजलि में कहा है कि मैं 2004 से करीब 3 वर्ष तक मनमोहन सिंह के करीब रहा। मैं क्लोज प्रोटेक्शन टीम का अध्यक्ष हुआ करता था और इस नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं प्रधानमंत्री के सबसे निकट रहूं। तो ये उनके बारे में क्या बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री के चलने के लिए एक बीएमडब्ल्यू कार होती है, कारकेड। उसी कार के पीछे जब ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी, तो उनकी अपनी अल्टो 800 मारुति 800 खड़ी रहती थी। और जब भी मैं उनसे कहता था कि आप बीएमडब्ल्यू से चलिए तो वे बार बार कहते थे कि मेरी अपनी पर्सनल गड्डी तो उसके पीछे खड़ी है और मैं उसी में चलना पसंद करता हूं। शायद ऐसा लग रहा हो कि जैसे बीएमडब्ल्यू किसी प्रधानमंत्री की गाड़ी हो और ये अपने आप को एक मिडिल क्लास पर्सन दिखाने का प्रयास कर रहे हो। हालांकि अरुण असीम बताते थे कि आपको जो ये बीएमडब्ल्यू कारकेड दी जा रही है इसलिए नहीं दी जा रही है कि यह कोई ऐश्वर्य या लग्जरियस गाड़ी है, बल्कि इसलिए दी जा रही है कि इसमें सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। फिर भी उनका अपना लगाव अपनी मारुति 800 से था, जैसे कि स्वयं को एक मिडिल क्लास व्यक्ति के रूप में देख रहे हो। सोच सकते हैं आप कि जो व्यक्ति इतना बड़ा अर्थशास्त्री रहा, दुनिया का इतना महान अर्थशास्त्री रहा और भारत के 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री और 1 कार्यकाल में वित्त मंत्री रहा हो, उसके बावजूद भी उसके पास मारुति 800 रहा हो, तो उसकी छवि कितनी बड़ी होगी, वह खुद की इंद्रियों पर कितना नियंत्रण रखा होगा इंसान। आप चले जाइए तो एक गली का जो यूं कह दें ब्लॉक प्रमुख है वह भी फॉर्च्यूनर से चलता है, जिसके पास सोचने की क्षमता घुटनों में होती है। औसतन आप देख सकते हैं, खासकर जब मैं मनमोहन सिंह की कद से किसी की तुलना कर रहा हूं तो इतना महान अर्थशास्त्री उसके बाद भी बीएमडब्ल्यू की बजाय अपने 800 मारुति 800 पर आस्था रखे हुए हैं। खैर, फिलहाल बीकॉम फेलियर भी आजकल खरबपति हैं क्योंकि उन्हें अर्थशास्त्र की समझ नहीं है और उन्हें अपनी धूर्तता ही उन्हें अपनी बुद्धिमानी और नैतिकता नजर आती है। आजकल बुद्धिमता और विद्वता की परिभाषा भी बदल गई है। जो जितना बड़ा धूर्त है, दूसरों को बेवकूफ बना ले जा रहा है, वह व्यक्ति उतना ही धनी है और वह व्यक्ति अपने आप को उतना ही बुद्धिमान मानता है। तो ध्यान रखेंगे, अमीरी बुद्धिमता से नहीं आती है, विद्वता से नहीं आती है, हमेशा धूर्तता, छल और दूसरों को क्षति पहुंचाने से ही आती है। वरना इतना बड़ा अर्थशास्त्री भी आज विश्व का पूंजीपति होता, लेकिन इसके मन में दया थी, करुणा थी, स्नेह था और श्रद्धा थी। इसी कारण से यह दूसरों को क्षति नहीं पहुंचा सका।
आज दुनिया की 90% दौलत या भारत की 90% दौलत केवल 10% पूंजीपतियों के पास है और 90% आबादी भुखमरी या सरकारी राशन पे जीवित है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इस 90% के हिस्से को उन पूंजीपतियों ने अपनी धूर्तता से अपने वश में कर रखा है, जिससे कि वे अपनी बुद्धिमानी दिखाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल कोई भी पूंजीपति इतना नहीं पढ़ा होगा जितना कि हमारे मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्र की समझ रखते थे। तो ये तो थे इनका व्यक्तित्व। खैर, अब हम इनके जीवनी को समझते हैं और फिर इनके भारत में दिए गए योगदान को देखते हैं कि क्या इन्होंने भारत के लिए किया है। तो सबसे पहले जीवनी को, आरंभिक जीवनी की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 में हुआ था। उस समय भारत का विभाजन नहीं था, तो पाकिस्तान के पंजाब वाला जो हिस्सा है वहां पर माही नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और माता का नाम था अमृत कौर। उसके बाद आगे की इनकी स्थिति क्या हो रही है। समय के साथ भारत का बंटवारा हुआ और देश के विभाजन के पश्चात इनका परिवार भारत चला आया। यहीं पर इनकी बाकी शिक्षा दीक्षा हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए और एमए की डिग्री ली। उसके पश्चात अगली पढ़ाई के लिए यूरोप चले गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके पश्चात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने डीफिल किया। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड तब भी दुनिया की सबसे नामी विश्वविद्यालय में जाने जाते थे और आज भी इन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय माना जा सकता है। तो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से उस दौर में पढ़ाई करने वाले व्यक्ति थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब औसत इनके उम्र के बुजुर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में 8वीं पास किया करते थे तो शोर मच जाता था कि फलाने मिडिल स्कूल टॉप किए हैं, खासकर भोजपुरी बेल्ट में कि फलाने जब इतना पढ़ ले बने कि मिडिल स्कूल टॉप के लिए बने अपनी जमाना के। उस दौर में यह व्यक्ति पीएचडी और डीफिल की उपाधि ले रहा है। खैर, ये तो हुई इनकी शिक्षा दीक्षा की बात। फिर इसके बाद इनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। इनका विवाह हो रहा है 1958 में और इनकी माता का नाम था इनकी पत्नी का नाम था गुरुशरण सिंह। गुरुशरण सिंह से इनकी 3 संतानें हैं और तीनों ही संतानें बेटियां हैं। खैर, तो विवाह की जीवन के पश्चात अब इनके कैरियर पे आते हैं। जब हम इनके कैरियर की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हो रही है 1960 के दशक से। ये पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत थे। 60 के दशक में यहीं से इनके कैरियर की शुरुआत हो रही है और धीरे धीरे किस्मत इस सामान्य परिवार में पैदा हुए व्यक्ति को कहां से कहां तक ले जाएगी, बस आप बने रहें और ये कितना बड़ा देश के विकास में योगदान देगा इसको सुनते रहें। 1971 में इन्हें आर्थिक सलाहकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में बनाया गया। 1972 में ये वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। जाहिर सी बात है यह 1971 और 72 का जो समय था ये इनके कैरियर में एक ट्विस्ट था। जाहिर सी बात है एक एकेडमिशियन मनमोहन सिंह अब एक राजनीति में कदम रखने का प्रयास कर रहे हैं या राजनीतिक गुरुओं के संरक्षण में आ रहे हैं। इसके पश्चात लगभग अब इनको पूरा राजनीतिक गलियारा और भारत की संसद इनसे परिचित हो चुकी थी और इनके आर्थिक काबिलियत से भी। ध्यान रखेंगे, उसके पश्चात अगर हम बात करेंगे तो इन्हें यूएन में भारत का सलाहकार भी नियुक्त किया गया था आर्थिक मामलों का, यूनाइटेड नेशंस में। ये कब रहे हैं 66 से 67 के बीच में, यह लाइन में बोलना भूल गया था, नियुक्त किया गया था। इसके पश्चात ये वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के तौर पे आ रहे हैं। इनके जीवन की अगली बड़ी कड़ी कब दिखाई देती है 80 का दशक। 80 के दशक आते आते ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष बन चुके थे। उसके पश्चात 1982 से 85 तक भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप छात्र नहीं हैं तो आपको भी इन सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए था। तो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। इसके पश्चात यूजीसी के चेयरमैन भी रहे। यानी कि अब कितने मामले इनके पास आ गए, आरबीआई के चेयरमैन रहे, योजना आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ये चेयरमैन रहे हैं। तो ये तो हुई इनके कैरियर की शुरुआत। अपने इन कैरियर के दौरान ही इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में
कई तरह के जान फूकने का प्रयास किया था। ये एक नियो लिबरलिस्ट थिंकर हैं, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति विज्ञान में इनको नियो लिबरलिस्ट थिंकर्स की कैटेगरी में रखा जाता है और एक प्रखर बुद्धिजीवी के रूप में इनको सम्मान हासिल है राजनीतिक अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र में। खैर, इनकी काबिलियत से प्रभावित होकर के ही 1987 में पद्म विभूषण भारत के दूसरे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया था। आजकल तो कंगना रनावत जी भी पुरस्कार ले रही हैं देश हित में। उस दौर में जनहित को ध्यान में रख करके पुरस्कारों का वितरण होता था। खैर, पद्म विभूषण भारत का दूसरा बड़ा सम्मान पाने के पश्चात यह व्यक्ति 1993 में फिर यूरो मनी अवार्ड से नवाजा जा रहा है और उस वर्ष का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के तौर पर इसकी पहचान स्थापित हो चुकी थी। शायद आप में से कई जो 50 और 60 के दशक की पैदाइश है उस दौर में युवा थे और इस बात से अच्छी तरीके से परिचित होंगे। ये तो रहा एक प्रोफेशनल के रूप में इनके कैरियर की शुरुआत। अब देखते हैं कि इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे हो रही है। जी हां, 80 के दशक में इनके द्वारा दिए गए योगदान और पद्म विभूषण की प्राप्ति के पश्चात इनको अगला जो लक्ष्य मिल रहा है वह है भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने का। जी हां, यह तारीख है वर्ष 1990-91 का, जब भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, कांग्रेस का पतन हो चुका था और कोलिजन पार्टियां भारत की व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही थी और 1991 आते आते मई तक ऐसे हालात हो गए थे कि देश के पास मात्र 13 दिन का ही खजाना बचा हुआ था। ऐसी परिस्थिति में इस व्यक्ति को भारत का वित्त मंत्री बनाया गया पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। 1991 से लेकर 1996 तक इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर रहे और इसी दौरान आधुनिक भारत की नींव रख रहे हैं। यानी कि अगर इनको कहा जाए तो ये कौन है, तो आधुनिक भारत के नींव निर्माता है। आज मैं जो चीज आपके बीच बोल रहा हूं सोशल मीडिया के जरिए, ये सब इन्हीं के इस योगदान का ही परिणाम है। आज ये 3000 की जो जैकेट पहन रहा हूं, यह भी सब कुछ मनमोहन सिंह की ही देन है। वरना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 80 के दशक में हमारे पूर्वजों का जीवन स्तर कैसा था, लाइफ स्टाइल कैसी थी। फिलहाल इस योगदान को अब मोदी का बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यही है कि यह 1991 के उदारीकरण का ही परिणाम था। खैर, अभी हम इनके कार्यों की समीक्षा करते हैं, अभी हम इनकी जीवनी और देख रहे हैं कैरियर में। उसके पश्चात क्या हो रहा है, अगली अगर स्थिति को हम देखेंगे तो जब 1991 में पीएम बने तो भारत के पीएम बनने के लिए योग्यता होती है कि वह राज्यसभा या लोकसभा का सांसद हो। इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति जाहिर सी बात है चौराहे की राजनीति करना नहीं जानता होगा, तो विधायकी या सांसदी का चुनाव जीत तो सकता नहीं है। तो 1991 में पहली बार ये असम से राज्यसभा से चुने गए और ध्यान रखेंगे इसके बाद असम राज्य ही इनका प्रिय राज्य रहा और वहीं से लगातार राज्यसभा से ही चुनते चले गए। फिर 1995 में वहीं से चुने गए। उसके बाद 2003, 2007, 2013 और 2019 में क्रमवार तरीके से ये राज्यसभा से ही सांसद बनाए जाते रहे हैं। यानी कि डायरेक्ट चुनाव लड़ करके इन्हें जीतना बहुत नसीब नहीं हुआ। खैर, लोकसभा का चुनाव लड़ा था इन्होंने 1999 में पहली बार। उस वक्त दिल्ली से ये चुनाव लड़े थे और बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा से ये चुनाव में हार गए थे। जाहिर सी बात है, विद्वान आदमी है तो बहुत तिगड़मबाजियां जानता नहीं होगा और जो भी बात करता होगा स्पष्ट करता होगा, और बौद्धिक और विद्वान आदमी जब स्पष्ट बात करता है तो जाहिर सी बात है इंसान के दिल को छुए या ना छुए चुभ जरूर जाता है, क्योंकि आम आदमी अपने स्वभाव से भावुक होता है, या फिर विद्वान आदमी इतनी ऊंची बात करता है कि आम आदमी के समझ में आएगी ही नहीं। आम आदमी केवल खान जैसे वनडे टीचर्स को सुनना पसंद करती है और मोदी जैसे नेताओं को। फिलहाल अगली कड़ी में हम आगे लेकर के चल थॉटफुल लेक्चर्स, उसके लिए ज्यादा समझ से बाहर है, इंफॉर्मेशनल बातें ही उसको समझ में आती हैं। तो जो लोग केवल इंफॉर्मेशनल नॉलेज रखे हैं वे उनको संतुष्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आगे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव टिप्पणी करने से बचते हुए आगे चल रहा हूं। उसके पश्चात तो 2004 में इन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनना नसीब हुआ और 4 से लेकर के 13 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। उधर 91 में उदारीकरण की शुरुआत की और इधर प्रधानमंत्री रहने के दौरान इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जान फूके।
और हमें आपको इन्हीं योगदानों के लिए ऋणी होना है। तो क्या है मनमोहन सिंह के योगदान जीवनी के पश्चात? अब हम योगदान पे एक बार एक नजर डाल लें तो जरा सा ध्यान रखेंगे, पीएम बनने से पूर्व के योगदानों को भी मैं यहां संकलित करना चाहूंगा। तो सबसे पहली चीज, जब ये राजनीतिक कैरियर में आ रहे हैं, 1991 में भारत के वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर बन रहे हैं, तो इन्होंने भारत में एलपीजी की शुरुआत की, जिसका कि मैं अभी पीछे जिक्र कर चुका हूं। इसके पश्चात जब प्रधानमंत्री के पद पे आ रहे हैं 2005 में, तो इन्होंने एसईजेड की स्थापना की, विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसके कारण भारत में आईटी क्षेत्र का विकास हो सका। और हर हाथ में जो मीडिया देख रहे हैं वह इसी का परिणाम है। फिर उसके अलावा 2005 में इन्होंने सुशासन में को सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ये आरटीआई एक्ट ला रहे हैं। आज कोई भी सरकारी अधिकारी अगर घपले घोटाले कर रहा है, प्रधान से लेकर के सांसद विधायक अगर आपके पैसे खा रहा है, आपके टैक्स के पैसों पर अपना हक जता रहा है, या आप तक उससे मिली हुई सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, इस आरटीआई का सहारा लेकर एक आम आदमी भी बड़े से बड़े प्रशासक को अपने आगे नतमस्तक करा सकता है। हालांकि मोदी जी ने आने के बाद आरटीआई को थोड़ा कमजोर किया, फिर भी इसके पश्चात इनका अगला बड़ा योगदान क्या है? 2008 में मनरेगा की शुरुआत की। जी हां, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, हर साल में लाखों की नौकरियां देने के बाद भी बेरोजगारों की करोड़ों की भीड़ लाइन में लगी हुई थी। तो अप्रशिक्षित बेरोजगार, अशिक्षित बेरोजगार और ग्रामीण बेरोजगारों के लिए यह मनरेगा रामबाण साबित हुआ कि 100 दिन का मिनिमम रोजगार हर एक व्यक्ति को देने का ठेका लिया, तो इसी मनमोहन सिंह सरकार ने। खैर, और सबसे बड़ा योगदान क्या था? जो भारत विश्व के परमाणु क्लब देशों से पृथक था, इसको आइसोलेट कर दिया गया था। 2008 में जब याद करिएगा कि 1999 जब भारत ने परमाणु समझौता किया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने पहला किया था 1974 में, फिर अटल बिहारी ने किया, तो उसके बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे। उसी अमेरिका को झुकने के लिए विवश किया, और वह अमेरिका इनकी नीतियों के कारण ही भारत के साथ आकर के परमाणु समझौता कर रहा है। कितनी बड़ी सफलता थी भारत की वैश्विक परिपटल पे कि परमाणु क्लब के देश, और जिनमें अमेरिका का ही चलता है, वह देश स्वयं आकर के हमसे परमाणु समझौता कर रहा है, जो कि ना तो हमने कभी सीटीवीटी पर हस्ताक्षर किए और ना ही एनपीटी पर हस्ताक्षर किए अमेरिकी दबाव में। तो ये मनमोहन सिंह की व्यक्तित्व की ही देन थी। फिर अगली स्थिति क्या देखते हैं हम कि जीडीपी 2006 से लेकर 7 के बीच में जो जीडीपी की वृद्धि दर है, इन्होंने 10.08% तक पहुंचा दिया, और भारत की अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर यही थी, 10.08। इसका अर्थ है कि भारत के निचले लेवल पे पैसा पहुंच रहा है, चाहे मनरेगा के माध्यम से रोजगार देकर के पैसा जा रहा हो या फिर अन्य माध्यमों से। एक डिसेंट्रलाइज प्राइवेट इकोनॉमी की इन्होंने नींव इतनी मजबूत कर दी थी कि आम आदमी की जेब में पैसा बढ़ता चला गया। यही कारण है कि 2008 में बहुत ही बड़ा यह भी एक योगदान है, जब वैश्विक मंदी, ग्लोबल रिसेशन जब आया, उस वक्त अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, किंतु भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रही। इसका मूल कारण क्या था? इसका मूल कारण क्या था? और इसको लेकर के द इकोनॉमिक्स के विद्वानों ने मोदी जी से पूछा भी, मनमोहन सिंह से पूछा भी कि क्या कारण है कि वैश्विक मंदी का प्रभाव भारत पे नहीं दिखाई दे रहा है। इन्होंने सीधे बताया कि मैंने निजीकरण तो लाया अपने देश में, बड़ा ही मासूम तरीके से बोलते थे, लेकिन मैं सेंट्रलाइज प्राइवेटाइजेशन का सपोर्टर नहीं हूं। अमेरिका में इसलिए निजीकरण फेल हो गया है क्योंकि कुछ पूंजीपतियों को देश के सारे संसाधन सौंप दिए गए हैं, और जब वो पूंजीपति बर्बाद होगा तो निश्चित है पूरा देश बर्बाद होगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। 40% क्षेत्र संगठित क्षेत्र में है निजी क्षेत्र के, और 60% असंगठित क्षेत्र में हमारी पूंजी है। यदि बड़े पूंजीपति 2-4 बर्बाद भी होंगे तो उससे पूरा देश बर्बाद नहीं होगा, बल्कि जो असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसकी इकोनॉमी और गवर्नमेंट सेक्टर, रेलवे, बैंक, ये सब संभाल लेंगे अर्थव्यवस्था को। सोचिए कि कितना दूरदर्शी या विजनरी अप्रोच है उस व्यक्ति का।
आज का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? हर चीज को बेचने पर तुला हुआ, केवल चंद पूंजीपतियों को। तो सोचिए अगर इन पूंजीपतियों का यूरोपीय पूंजीपतियों से सामना हुआ और वो इस पे 20 पड़ेंगे, अगर ये घाटे में गया तो पूरा देश बर्बाद चला जाएगा, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, रोजगार सेक्टर डूब जाएगा, रेलवे डूबेगा, खनन डूबेगा, हर क्षेत्र को डुबा करके रख देंगे अगर 3-4 पूंजीपति सारे संसाधनों पे कंट्रोल कर रहे हैं। कितना दूरदर्शी व्यक्ति हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी इस नीति से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर इसके बाद अगला इनका सबसे बड़ा योगदान क्या था कि 2009 में इन्होंने आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया, जिसमें कहा गया, इनको पता था कि हो सकता है भविष्य में पूंजीपति, जो चंद पूंजीपति हैं, प्रोपेगेंडा करके अपनी सरकार बना ही ले जाए किसी पार्टी के कंधे पर हाथ रख करके। तो इतना तक कर दूं कि बेसिक एजुकेशन सबको मिले। तो 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? मनमोहन सिंह के द्वारा बनाया गया। आजकल देखिए प्राइमरी स्कूलों के हालात और खस्ता किए जा रहे हैं और स्कूलों की बेचने तक की नौबत आ गई है। लोगों को शिक्षा से भटकाया जा रहा है, पकौड़ा बेचने पर की सलाह दी जा रही है। उस दौर में क्या इनकी सोच थी? अब इसके पश्चात क्या कर रहे हैं? 2013 सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन 2013 में इन्होंने दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। जी हां, आज देश की 80% जनसंख्या 5 किलो राशन पे जीवित है। यह 5 किलो राशन मोदी जी नहीं दे रहे हैं, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम दे रहा है, जो 2013 में मनमोहन सिंह जी ने बनाया था। जो यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था तो बीजेपी के सारे कई बड़े नेताओं ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हो सकता है उसमें अपने प्रधानमंत्री का कोई खास या प्रधानमंत्री ही शामिल हो, इन लोगों ने विरोध किया था उस दौर में। आज वही खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत को जीवित रखे हुए है, जो ये चंद पूंजीपति देश के रिसोर्सेस को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। और आम आदमी को जो राशन परोसा जा रहा है, मोदी जी की एक बड़ी सी तस्वीर लगा करके दे दी जा रही है देश हित के नाम पर कि आपको राशन मोदी जी दे रहे हैं। जी नहीं, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम ही है जिसको कि मोदी छीन नहीं सकते हैं। कब तक नहीं छीन सकते हैं? जब तक कि बिल पास करवा करके इस एक्ट को समाप्त ना कर दे। सोचिए तो कितना दूरदर्शी वह प्रधानमंत्री है और जिन्होंने कितना बड़ा आर्थिक योगदान दिया है, तब जाकर के इस भारत का बच्चे बच्चे के मुंह में रोटी जा रही है। एक एक रोटी के हम भारतीय इस मनमोहन सिंह के कर्जदार हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा हूं, नहीं, जिसको भी आप महान प्रधानमंत्री मानते हैं इंदिरा गांधी के पश्चात, आप नाम ले लीजिएगा और बता दीजिएगा कि मोदी जी के कितने योगदान हैं और किस योगदान के बदले में उनको पुरस्कार मिला है। मैं कोई कंपैरेटिव नहीं कर रहा हूं, स्टडी के मूड में नहीं हूं। फिलहाल तो ये तो रहा इनका आर्थिक योगदान। अब इनके राजनीतिक योगदान पे भी एक नजर डाल लेते हैं। तो जब हम इनके राजनीतिक योगदान की बात करते हैं तो सबसे बड़ा योगदान तो यही है कि जब अमेरिका से परमाणु समझौता किया, उसके बाद से दुनिया के कई बड़े देश भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी, यूएनएससी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करने लगे। चाहे वो रूसी राष्ट्रपति हो, चाहे वो बराक ओबामा स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति हो, या फिर यूं कहा जाए तो फ्रांस के प्रधानमंत्री निकोलस सरकोजी हो, सभी के सभी ये चाहते थे कि भारत क्या बने, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। दुनिया के कई देशों ने भारत का समर्थन किया, यहां तक कि अनौपचारिक तौर पर, डायरेक्टली नहीं, वेन जियाबाओ जो चीन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनसे भी पूछा गया कि भारत और जापान में सबसे बेहतरीन सुरक्षा परिषद की सदस्यता का दावेदार कौन है स्थायी, तो उन्होंने भारत का ही समर्थन किया। हालांकि ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट था, नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इतना तक भारत ने अपनी स्थिति मनमोहन सिंह के समय मजबूत कर ली थी। आज देखिए हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आइसोलेट होते चले जा रहे हैं, जिसको लेकर के मनमोहन सिंह ने कई बार प्रश्न भी उठाए हैं। हालांकि इनके द्वारा किए गए योगदान को और भी बेहतर तरीके से समझाया जा सकता था। मेरी जितनी सामर्थ्य था, मेरा जितना काबिलियत थी, मैं उस हिसाब से आपके बीच में रखा हूं। आप अपनी काबिलियत के अनुसार इसे स्वीकार करिएगा। खैर, इनको मौन मोहन होने का की जो उपाधि दी गई है, तो एक मौन व्यक्ति 100 बोलतुओं से ज्यादा बेहतर है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह सकता हूं। मौन रहना जुमलेबाजी से ज्यादा बेहतर अवस्था है।
हाँ, बोलना सही है, लेकिन कब? जब आपके पास विद्वता हो, आपके पास स्किल हो, एप्टीट्यूड हो, नॉलेज हो, इंटेलिजेंस हो, विजडम हो, आप बोलिए, अवश्य बोलिए। लेकिन अगर इनका अभाव है तो चुप रह करके सुनिए कि विद्वान या बौद्धिक वर्ग क्या कहना चाहता है।